So, hello and welcome to the new session. It is about UV visible spectroscopy part 2. And I'm your instructor, as you are now familiar with me. I am Saurabh, and we're going to travel in the Lambert-Beer law mode that we have studied earlier. This is just a simulation method. ये एक ऐसी तरीका है जिससे हम लैम्बर्ट-बियर लॉ को बहुत बारीकी से समझ सकते हैं. तो क्विकली हम ये दोहराएंगे कि हमने पहले के वीडियो में क्या देखा था. जब हमारा शुरुआती जो वीडियो था इसके पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में जो ग्रोथस ड्रॉपर लॉ के नाम से जाना जाता है, उसमें हमने ये पढ़ा था दैट ओनली दैट लाइट विच इज़ एब्जॉर्ब बाय सिस्टम कैन कॉज केमिकल चेंज. केवल वही लाइट जो कि सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब होती है वही रासायनिक परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि वहीं उस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो भी संक्रमण ट्रांजिशंस पॉसिबल हों वही हो सकते हैं. तो ग्रोथस ड्रॉपर लॉ के बाद हमने लैम्बर्ट-बियर लॉ को भी पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि लाइट इंसिडेंट अपॉन स्पीशीज कैन बी रिफ्रैक्टेड, ट्रांसमिटेड, स्कैटर्ड और एब्जॉर्ब. इसका मतलब ये है कि यदि किसी केमिकल स्पीशीज़ के ऊपर हम लाइट डालते हैं, मान लीजिए उसकी इंटेंसिटी I0 है, तो वो कुछ लाइट बाहर निकल जाएगी जिसको हम ट्रांसमिटेड लाइट कहेंगे, लेकिन कुछ लाइट जो है वो स्कैटर होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर, जिसको अपन रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, स्कैटरिंग बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय सैंपल, एंड अ फ्यू photons would be reflected back. So there are many possibilities that may take place within the solution. कुछ लाइट एब्जॉर्ब होगी, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी एंड सो ऑन. लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इनका जो मैग्नीट्यूड है उन सब लाइट का, ये इतना कम है जिससे हम यही मानते हैं कि अगर हमने लाइट डाली है और लाइट बाहर निकल गई है तो जो स्कैटर्ड और रिफ्लेक्टेड का अमाउंट बहुत थोड़ा है, उसको निगलेक्ट कर देते हैं और हम ये मानते हैं कि इन दोनों का अंतर अर्थात I0 माइनस IT मस्ट बी इक्वलेंट टू I एब्जॉर्ब. मतलब कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो दो चीज़ों से पता हो सकती है, डाली कितनी गई और बाहर कितनी निकली. केवल दो चीज़ें अगर हमको मालूम हो, सो वी कैन ग्रॉसली अप्रॉक्सीमेट द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एंड कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस विद इन दैट सिस्टम. So light incident upon a species can be reflected, transmitted, scattered or absorbed, and other phenomena can take place with the particular monochromatic radiation that we have studied. When we talk about the Lambert-Beer law, हमने Lambert-Beer law को भी पुराने वीडियो में देखा है. The quantity of light absorbed by a solution is directly proportional to the concentration of solute and path length of light through the solution. दो बातें हैं कि यदि हमारा जो सैंपल है उस सैंपल में कोई उसकी एक पर्टिकुलर थिकनेस होगी, लाइट को उस थिकनेस और उसके कॉन्सेंट्रेशन से होकर गुजरना होगा. तो जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, और जितना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा सैंपल में उसका कॉन्सेंट्रेशन भी अगर बढ़ाने से अमाउंट ऑफ लाइट में भी इन्फॉर्म्ड इन ग्रेटर क्वांटिटी, ग्रेटर मैग्नीट्यूड. सो देयर आर टू थिंग्स दैट आर गोइंग टू अफेक्ट. दो चीज़ें एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करेंगी. एक तो कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मतलब ज़्यादा एब्सॉर्प्शन, और थिकनेस. यदि थिकनेस को हम कहें कि थिकनेस को हम बढ़ाएंगे तब भी लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी. सो हमको एक स्टैंडर्ड पैरामीटर मान के चलना होगा. हम आमतौर पर थिकनेस को एक यूनिट वैल्यू लेते हैं, तो केवल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंसी हमारी रहती है. Mathematically speaking, log I0 upon IT is proportional to the concentration and length of the cuvette or length of the substance that is put into the path of the light. And log I0 upon IT को ही हम absorbance कहते हैं और इसी को कई लोग optical density भी कहते हैं. So optical density is proportional to concentration and the length, and that is why I say A is equal to epsilon CL. यहाँ C कॉन्सेंट्रेशन है, L थिकनेस है और एप्सिलॉन जो है मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट है. हम सब जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं. सिमुलेशन के ज़रिए जानना बहुत इंटरेस्टिंग है इस पूरी फिनोमिना को, और इस फिनोमिना को समझने के लिए मेरे पास में दो चीज़ें हैं. एक चीज़ तो जो टेस्ट ट्यूब है या एक क्यूवेट है जिसकी लंबाई हम उसको चेंज कर सकते हैं. दूसरी तरफ सॉल्यूशन है. मेरे पास कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कोबाल्ट का सॉल्यूशन हो या डाइक्रोमेट हो या निकल का हो या कॉपर का हो या KMnO4 का हो. मैं KMnO4 के सॉल्यूशन को चुनता हूँ. हम जानते हैं बहुत सुंदर रंग है उसका, और मैं चुनता हूँ
एक वेरिएबल को। ये वेरिएबल जो है, ये सपोज मैंने इसकी शुरुआत की 400 के आसपास के किसी नैनोमीटर से। मान लीजिए अभी मेरा इंडेक्स 400, 300, 400 मान लीजिए 10 या 8 पे है। नाउ व्हाट आई डू इज आई फिक्स दी लेंथ, देखिए 1 सेंटीमीटर की लंबाई कर दी है, और मैंने KMM4 का सॉल्यूशन चुना है। इस सिमुलेशन में कॉन्सेंट्रेशन चुना है, तो कॉन्सेंट्रेशन देखिए आपको स्केल से दिखाई दे रहा है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और हायर कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आपको लेमर्ट-बियर लॉ को आप याद करें तो आप देखते हैं कि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हमको मालूम पड़ती है जब उसका कॉन्सेंट्रेशन लो होता है। सो आई एम टेकिंग वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन से, दिस इज 103 माइक्रोमोल्स। Now I have chosen the 408 nanometer value, and I'm going to impart this energy, that is the indigo kind of energy, and that's going passing through the sample. And here is detector. This detector is going to record the amount of light that is transmitted, the amount of light that is being not absorbed by system. So some part of light is absorbed. Obviously 93% approximately light is coming out. It implies that about 7% of light has been absorbed. So some of the light may be absorbed by the system for various reason, and the corresponding absorbance or optical density इसकी आ रही है 0.03। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू सपोज 414 नैनोमीटर हो गई। ट्रांसमिटेंस अभी भी 0.0, एब्जॉर्बेंस 0.03 है। और gradually, if I'm changing the wavelength, you can see that there are changes in absorbance. So even if I'm changing this much of light from 400 to 471, I have traveled, लेकिन absorbance में कोई खास फर्क नहीं आया। Now we can see there is slight 0.1 absorbance has increased, and as I move towards 508, because I know कि पोटेशियम परमैंगनेट का absorbance या optical density 530 nanometer है, 530 nanometer. So if I go close to 520, you can see that the transmitted light is less and the absorbance is more. तो जैसे जैसे हम एक पर्टिकुलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एनर्जी को 520 नैनोमीटर से आगे बढ़ते हैं, 530 नैनोमीटर पर हम आते हैं। सपोज ये 530 नैनोमीटर है। Now this is the transmittance here is 63%, and the corresponding absorbance is 0.20. Optical density is 0.20. So this is the light where we have seen a good amount of absorption by a system. And eventually if I move from this energy, अब अलग अलग प्रकार की रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को मैं डालते जाऊँगा। अब आप देखें absorbance फिर घटना चालू हुआ, 0.19 and 0.14 and 0.11. So related now, more amount of light is being transmitted. अब लाइट ज़्यादा बाहर निकलने लग गई। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग प्रकार की लाइट को एब्जॉर्ब करने में KMM4 की अब कोई रुचि नहीं है। So the conclusion is at 530 nanometer, it has absorbed the most of the light, and that is specific of potassium permanganate, because this is going to depict the chemical changes. वो ये बताएगा कि 530 नैनोमीटर पर अगर उसने लाइट एब्जॉर्ब की है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम के अंदर, मॉलिक्यूलर सिस्टम के अंदर कोई खास क्वांटाइज्ड ट्रांजिशंस हो रहे हैं जो स्टडी करने योग्य हैं। So this is a wonderful simulation method, and to by doing yourself, you please refer to this website PHET, and then that's for free. So you can also use the same simulation and many more simulations in this website. So I hope that is convincible. Even I would like to say that if I change the thickness of the medium, you can say the thickness is changing. So now with the change in thickness, the amount of transmittance is decreasing, but the absorbance is connectively 0.02. We'll use a standard value. So for a unit length, we'll have a specific value, and in most of the chemical investigations, we fix them to 1 unit. So that's all for now. Thanks for watching this video.